वतन की सरजमीन तेरा हर जर्रा हसीन बातों तुझी ऐ वतन की सरजमीन। राहतों की रोशनी से जगमगाती बस्तियां तेरे शहरों से है जाहिर तेरी अजमत के निशान। तू हमारे कायदे आज़म की है एक यादगार। तू हमारी जान दिल है हम है तेरे जानसार ऐबों की सर्दी। तेरी खिदमत कर रहे हैं आज मिलके मर्द-ओ-ज़न। मेहनतों की इंतहा है हौसले सब शिकन। मौत डर जाती है इनके नाराए तकबीर से। जाली कह कर ये टकरा जाते हैं तकदीर से ऐ वतन की सरजमीन। लहलहाते खेत में अब जुल्म का हिस्सा नहीं। अब किसानों के लिए सोना उगलती है ज़मीन ऐ वतन की सरजमीन तेरा हर जर्रा हसीन। बात जो तुझ में है वो सारी दुनिया में नहीं ऐ वतन की सरजमीन। मगर सदा से ये सरजमीन ऐसी न थी। एक जमाना था जब बदेसी राज की गुलामी और खसूट की वजह से इन खेतों में सिर्फ फूक उगा करती थी। मुल्क को आजाद आने के लिए बेशुमार गुमनाम वतन परस्तों ने जो कुर्बानियां दी हैं, ये उन्हीं की एक दास्तान है। रोशन चाचा, उमरदीन, रोशन चाचा। बादल, इतने घबराए हुए क्यों हो? जल्दी करो चाचा, गोरा कमिश्नर आया है। गोरा कमिश्नर? हाँ चाचा, तेरे बेटे लाल का पैगाम है, लाम से आया है। क्या लाम खत्म हो गई बादल? तब क्यों नहीं आया? ये सब तो मैं नहीं जानता, इतना ही सुना था तेरे बेटे का पैगाम आया है, तुझे खुशखबरी देने चला आया। क्या बात है बाबा? उमरदीन, तू जाकर अंदर चारा काट ले, तेरे भाई लाल का पैगाम आया है, सुनकर अभी आया। चलो बादल। क्या पैगाम है मेरे बेटे का? रोशनदीन तुम्हारा नाम है? बेटे का नाम सुनकर मेरे चेहरे पर फैली हुई बेताबी से आपको कोई अंदाजा नहीं हुआ? रोशनदीन, आप रुक क्यों गए? बताइए लालदीन, खैरियत से तो है? वो खुद क्यों नहीं आया? उसकी खत न लिखने की क्या वजह है? वो हमसे मिलने कब आएगा? रोशनदीन, हमें अफसोस है, तुम्हारा बेटा अब यहाँ नहीं आएगा। क्या अंग्रेज सरकार ने अब कोई नौकरी ऐसी भी निकाली है जिस पर जाकर बेटे वापस नहीं आ सकते? बात यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। गोरे साहब, सरकार तुमसे बहुत खुश है रोशनदीन, उसने तुम्हारे बेटे की तनख्वाह भी भेजी है और वादा किया है कि उसकी पेंशन जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें मिलती रहेगी। गोरे साहब,
ये तनख्वाह और पेंशन अपनी सरकार को वापस कर दो और उससे कह दो रोशनदीन ने अपना बेटा इसलिए जवान नहीं किया था कि उसकी कीमत वसूल करेगा, और उससे ये भी कह दो कि सीधी तरह मेरा बेटा वापस कर दे, इसलिए कि वो मुझसे उसकी हिफाजत का वादा कर गई थी। रोशनदीन, तुम्हें फख्र करना चाहिए, तुम्हारे बेटे ने अपना खून देकर नाम रोशन किया। अपने या तुम्हारा, इस मुल्क का या उस सरकार का जो समंदर पार बैठकर हम पर हुकूमत करती है और अपना ताज बचाने के लिए हमारे घर उजाड़ती है। बादल, अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुम इन नोटों की तह में लाल की मौत की खबर छुपा कर लाए हो तो मैं रोशन चाचा के पास कभी न जाता। चुप रहो बेवकूफ, सरकार ऐसी बातों को बगावत समझती है। मैं बगावत को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को जानता हूँ जिसे मेरी आंखें अब भी जाता हुआ देख रही हैं। इस वक्त चले जाओ रोशनदीन, तुम होश में नहीं हो। तुमने क्या सोचकर मुझे यहाँ बुलाया था? तुमने ये कैसे समझ लिया था कि इस मुल्क के किसानों ने अपने बेटे भी फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं? अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊं तो लाओ मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। जाने वाला ही जब आने का रिश्ता तोड़ गया है तो तुम भी चले चलो चाचा। किससे मांगते हो? अंग्रेज सरकार से, जो सिर्फ लेना ही जानती है, कुछ देना नहीं। आओ चाचा। सरकार को अब इस गांव से भर्ती के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। गुस्से का जवाब गुस्से से देना सरकार की पॉलिसी नहीं। सरकार ये चाहती है कि काम भी हो जाए और सरकार के नाम पर दब्बा भी न लगे। ठीक है हुजूर, सरकार और सब कुछ सरकार की मंशा के ऐन मुताबिक हो जाएगा। आपकी कृपा होनी चाहिए। थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ा काल पड़ने वाला है दुर्गादास। आस पास के इलाके में जितना अनाज खरीद कर लो और गोदामों में बंद कर लो, फिर देखूंगा जब भूखे मरेंगे तो कैसे भर्ती नहीं होंगे। संग दिल, मुझे बताओ, अपने जिगर के टुकड़ों को भूख से सिसक कर दम तोड़ते हुए कैसे देख लेते हो? भगवान के लिए मान जाओ, सुबह कमिश्नर साहब आने वाले हैं। मैं उनसे कह दूंगा कि तुम सब भर्ती के लिए तैयार हो। समझते क्यों नहीं? सरकार हमारी अन्नदाता है और अन्नदाता को नाराज करके कोई जिंदा नहीं रह सकता। भाइयों, हमें ये फैसला मान लेना चाहिए। अगर यहाँ रहकर भी मौत को गले लगाना है तो आओ कुछ लोग लाम पे जाके मरे, ताकि इस तरह हम में से कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए रोटी तो मिल जाए। बस बस, अभी तुम लोग जाओ, रात किसी तरह बसर कर लो। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए रोटी की सूरत लेकर तुलू होगा। लेकिन जगत नारायण, तुम लोगों को मनवाने में कामयाब कैसे हो गए? हुजूर, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ, उनके मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ। उनके दुख को अपना दुख बनाकर सुनाया, कुछ हमदर्दी की, थोड़ा सा लालच दिया, जिसके बाद अब वो लाम तो क्या जहन्नम में भी जाने के लिए तैयार हैं। मिल जाएंगे। आपने जगत नारायण से बात की है, आपने 100 आदमी मांगा है, जगत नारायण आपको 200 आदमी देगा। हुजूर, कहो दुर्गादास, क्या बात है? मैं अभी हाजिर हुआ सरकार।
मुश्तरी, यहां क्या लेने आई हो? कुछ लेने नहीं आई, आज तुम्हें कुछ देने आई हूं। तुम मुझे क्या दोगी? तुम्हें क्या दिया है और तुमसे क्या लिया है ये नहीं बताऊंगी। इतना कहूंगी कि तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने आई है। मेरी बेटी? हाँ सेठ, तुम्हारी बेटी बाहर गाड़ी में बैठी है। मुश्तरी बाई, बाजार क्या इतना मंदा हो गया है जो अपनी बदनामी को दूसरों की इज्जत बनाकर इस तरह रुपया बटोरने निकली हो? सेठ, मुश्तरी के कोठे पर आकर ये बात कहते तो वो तुम्हें इसका जवाब जरूर देती, लेकिन वो चुप इसलिए रहेगी कि तुम्हारे दरवाजे पर एक माँ बनकर आई है। तुम उसकी माँ हो सकती हो, लेकिन बाप कौन है ये तुम ही जानती हो। ये जानती थी, इसीलिए उसे गलत दरवाजे पर लेकर नहीं आई। खैरियत इसी में उसे लेकर चुपचाप लेकर यहाँ से चली जाओ और उसे समझा दो कि इस हवेली में इज्जतदार लोग रहते हैं। बहुत समझाया सेठ, मानती नहीं। इज्जतदार बाप का खून है, मेरी गोद में पली है, मेरे रास्तों पर चलना नहीं चाहती। तुम्हारा नाम लेती है, उसे इज्जत मांगती है। मुश्तरी, कान लपेट कर निकल जाओगी तो किसी को खबर न होगी और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी, वरना सबके सामने जलील हो जाओगी। चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। के अलावा जागीर और बड़े खिताब के लिए भी सिफारिश करूंगा। दुर्गादास, दुर्गादास, दुर्गादास! क्या कहा बापू ने? उसने कहा है इस हवेली में एक इज्जतदार सेठ रहता है। जब तेरी माँ जवान थी तब उससे मिल सकता था, और अब तू जवान हुई है तो तुझसे मिलने में उसे अपनी इज्जत पर धब्बा लगने का डर है। अरे ठहरो ठहरो, अब क्या बात है दुर्गादास? सेठ साहब ने याद किया है। सेठ साहब ने याद किया है? आपको नहीं, सेठ साहब ने कहा है मेरी बेटी को यहाँ छोड़कर आप जा सकती हैं। देखा माँ जी, मैं ना कहती थी उनका खून मुझे जरूर पुकारेगा। जाओ बेटी, जिसे मैं न पा सकी शायद वो तुम्हें मिल जाए। बापू, मैं जानती थी आप मुझसे मिले बगैर मुझे नहीं जाने देंगे। अब आप चुप क्यों हैं ये भी मैं जानती हूँ। आप यही सोच रही है ना कि मुझे किस नाम से पुकारे। भला आपको मेरा नाम याद भी कैसे आएगा, इसलिए कि नाम तो आपने मुझे दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ मुझे गले लगाने से आपको क्या चीज रोक रही है। मैं बुरे माहौल में जरूर रही हूँ, लेकिन कमल भी तो कीचड़ में रहता है बापूजी, और फिर मुझे आपकी इज्जत का भी तो ख्याल था। यकीन कीजिए मैंने आपकी इज्जत पर धब्बा नहीं लगने दिया। मुझे चरण छूने दीजिए बापू, मेरे आसपास से गुजरे हुए सारे पाप धुल जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं। बेटी अपने घर चली जाए तो भी उसे बापू के चरणों की जरूरत रहती है बापूजी, और फिर मुझे तो आपने इस घर से भी रुखसत भी नहीं किया। दुर्गादास। जी सरकार। दीवान खाने में इसके रहने का बंदोबस्त कर दो। आइए। बापू नहीं आए? मेरे साथ आइए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
ये नहीं बताया था कि बाबू होता क्या है। अगर जो बात माँ न बता सके वो तुमने समझाई है कि कोठों पर बसने वाली माएं क्यों अपनी बेटियों को उनके बाप का नाम नहीं बताती। इसलिए कि वो तुम्हारी तरह होते हैं, टिक सकते हैं और वक्त पड़े तो अपनी ही बेटियों को घर बुलवा कर लुटवा देते हैं। मुझे बताओ ये सब कुछ तुमने क्यों किया, किस लिए किया, किसके कहने पर किया? मैं तो बड़ा मान लेकर आई थी, ये सोच कर आई थी कि तुम मेरे सर पर हाथ रख दोगे तो मैं दुनिया वालों के सामने सर ऊंचा करके चढ़ सकूंगी। लेकिन तुमने तो मेरी झोली में अंगारे डालकर मुझसे इज्जतदारों की दुनिया में रहने का ख्वाब भी छीन लिया है। अब मुझसे मुंह क्यों मोड़ते हो? मुझसे आंखें मिलाओ, चुप क्यों हो? जवाब दो। और कुछ नहीं दे सकते तो मुझे गाली ही दो, इसलिए कि आज मेरी इज्जत दागदार हुई है। आज मैंने एक ऐसे गुनाह का बोझ उठाया है जिसे सौंपने वाला तुम हो। लेकिन तुम गाली भी क्या दोगे? इसलिए कि तुम एक बेगैरत इंसान हो और तुम्हें बेगैरत बनाने वाली वो गई सरकार है, वो बाहर से आए हुए ताजर है जो इस मुल्क के तुम्हारे जैसे कई इंसानों की गैरत चंद जागीरों और चंद खिताबों की बदले खरीद कर ले जा रही है। निकल जाओ यहाँ से। चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ और ये सोचकर जा रही हूँ कि इस दोज़ख की निस्बत वो कोठा एक ऐसी जन्नत है जहाँ आज तक मेरी इज्जत पर कोई हाथ नहीं बढ़ा सका। बेवफा हम हैं या जमाना है, बेवफा हम हैं या जमाना है, संग दिल हम हैं या जमाना है, बेवफा हम हैं या जमाना। आप में हमने जो बेसहारा का अपना बना के लूटते हैं, अंधेरे में जिन्हें रिश्तों का भी लिहाज नहीं, बेवफा हम हैं या जमाना है, संग दिल हम हैं या जमाना है, हाय बेवफा हम हैं या जमाना है। शिकवा भी कभी कर नहीं सकते, एक आप है कि आपसे क्या क्या नहीं होता, हम आह भी करते हैं कहा जाते हैं बदनाम, तुम पसंद भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, अब तुम ही इंसाफ करो। भूल जाऊंगी, जरूर मुस्कुराऊंगी, और अब सारी जिंदगी मुस्कुराने के सिवा मुझे करना भी क्या है। रोशनदीन, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुमने अपने बेटे उमरदीन को कहाँ छुपा रखा है। मैं बाप हूँ, मुखबर नहीं।
कि एक बेटे के बाद दूसरे को भी जंग में मरने के लिए भेज दूं। ये सरकार का हुक्म है। वो मेरा आखिरी सहारा है सेठ। तुम्हें ये हुक्म मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा। बेटे का पता बता दो, वरना छुपी हुई बातों को मैं गुलवान जानता हूँ। मैं तो हर जुल्म सह सकता हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। सोच लो रोशनदीन, तुम्हारा बेटा तुम्हारी लाश पर आंसू बहाने जरूर आएगा और मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। जो कुछ कर सकते हो कर लो सेठ, और जो मुझसे हो सकेगा मैं कर लूंगा। तो ये बात है, इस बुढ़े को इतना मारो किसकी हड्डी हड्डी बोल। ठहरो दुर्गादास। इंसान का झुका हुआ सर देखकर ये ना समझना कि वो कमजोर है। वो का सीना ही नहीं, जुल्म का सीना भी चीर सकता है। तुम चुप रहो गुंडे। गुंडा मुझे ना कहो दुर्गादास, इसलिए कि मैं अंग्रेज सरकार से मिलकर जुल्म नहीं करता, अनाज रोक कर लोगों को लाम पर जाने के लिए मजबूर नहीं करता, खून पसीना एक करता हूँ, रोटी कमाता हूँ। बादल, मुझसे टक्कर लेने की कोशिश न करो। डरना तुम्हें चाहिए सेठ, तुम दौलतमंद हो, नुकसान का खतरा तुम्हें हो सकता है। बदतमीज, आगे से बकवास करता है। तुझे पराये झगड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है बावले? ये धन वाले कमजोर और गरीब को इंसान नहीं समझते माँ। ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी माँ से कसम था, अब कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा। मगर माँ, और कुछ नहीं तो अपनी माँ का ही ख्याल कर। तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ जीते जी मर जाएगी बेटा। बादल, बादल, अंधेर हो गया, रोशन चाचा मर गया। मर गया? हाँ, पुलिस पूछगिछ के लिए सेठ के पास आई बैठी है। मगर तू कहाँ जा रहा है? अपनी हालत तो देख। बादल यहीं रहता है? क्या बात है जमादार जी? उसे थानेदार साहब ने बुलाया है। ये तो जख्मी है, देख लो। चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुझे नहीं, इसे बुलाया है। अब चलता है या तुझे ले जाना पड़ेगा? यही बदमाश सारे फसाद की जड़ है थानेदार साहब। इसने सब लोगों को भड़काया है कि अनाज लूट लो, और जब रोशन ने इसे मना किया तो इसने रोशन पे हमला करके इसे मार दिया, और जब हम बीच बचाव करने लगे तो ये हमसे भी लड़ पड़ा। ये झूठ है। झूठ सच का अभी पता लग जाएगा। क्यों बे कलवा, तू क्या कहता है? सेठ जी ठीक कहते हैं, बादल ही रोशन चाचा को। हाँ हाँ कहो, रुकेंगे। बादल ही रोशन चाचा को मारा है। आंख मिला के बात करो कालू। दौलत और अनाज के लालच में ईमान बेच रहे हो। देखा आपने कैसी अकड़ दिखाता है। ये तो छटावा गुंडा है थानेदार साहब, गरीबों को अमीरों के खिलाफ भड़काता। और तूने क्या देखा? बादल ने रोशन चाचा को मारा था सरकार। ये झूठ है, ये सब झूठे हैं थानेदार जी। सेठ जगत नारायण ने मुट्ठी पर अनाज दिखाकर इन्हें खरीद लिया है। इसी ने रोशन चाचा को कत्ल करवाया है। चोरी और सीनादारी। सेठ, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर मत करो, सारी गवाहियां तेरे खिलाफ है। ले जाओ इसे और बंद कर दो। देखता कैसे है, जैसे खा ही जाएगा। फांसी के बाद अकड़ी गर्दन ठीक हो जाएगी। मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर है थानेदार साहब, मुझ दुखिया पर तरस खाओ। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इसका फैसला अदालत करेगी। सेठ जी। आइए थानेदार साहब, इसकी रामलीला तो सारे दिन खत्म नहीं होगी। चलिए। सारी गवाहियां तेरे खिलाफ हैं बादल। तू बेमौत मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा।
बादल, तू आ गया मेरी लाल। थानेदार ने छोड़ दिया तुझे? आहिस्ता बोल माँ, थानेदार ने नहीं छोड़ा, भाग कर आया हूँ। औलाद से भाग कर? हाँ माँ। ये तूने क्या किया पगले? और क्या करता माँ, बेगुनाह फांसी चढ़ जाता। बादल, सबने रोटी के टुकड़ों के पीछे अपना धर्म ईमान बेच दिया है। सारी गवाहियां मेरे खिलाफ है माँ। बस्ती वालों ने मेरे खिलाफ गवाही दी है। वो सब झूठ बकते हैं। अदालत तेरे हक में फैसला करेगी। दुनिया में अंधेर तो नहीं। विदेशी राज में अंधेर ही अंधेर है माँ, देखती नहीं? फैसला तो जगत नारायण की तिजोरी ने कर दिया है। यहाँ रहा तो बच नहीं सकूंगा। अब क्या होगा बेटा? मेरे लिए दुआ करना माँ, मैं जा रहा हूँ। घबराना नहीं, कभी कभी मिलने आ जाया करूंगा। सर के जख्म का ख्याल रखना बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं कुछ नहीं जानता। अगर कल तक बादल का पता ना चला तो एक एक को टिकटिकी लगवा दूंगा। बच्चों की कसम आई बाप, हमने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। ये सब झूठ बकते हैं थानेदार साहब, इस तरह काम नहीं चलेगा। तो फिर सरकार, बादल की मां को पकड़ लिया जाए तो वो अपनी मां को मिलने जरूर आएगा। रामलाल, आओ मेरे साथ। सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा सेठ साहब। कान खोल कर सुन लो, पुलिस कुछ करे या न करे, अगर 12 घंटे के अंदर अंदर बादल का पता न बताए तो सारी बस्ती को आग लगा दूंगा, फूंक दूंगा। तू, तेरी ही वजह से हम बस्ती वालों पर ये आफत आई है। अब यहाँ क्या लेने आया? सेठ जगत नारायण के करिंदे पूरी बस्ती वालों को पकड़ कर ले गए। एक एक को मारा पीटा। जब तेरा पता किसी ने नहीं बताया तो जालिमों ने पूरी बस्ती को फूंक दिया। दुर्गा दास ने तेरी मां को इतना मारा पीटा कि वो बेचारी आखिरी दमों पर थी। कहीं वो दास ने तेरी मां को इतना मारा पीटा कि वो बेचारी आखिरी दमों पर थी। भटका भटका जान कहाँ पे दिल है अटका, मस्की चुनरी टूटा मटका, दिल में खटका हर आहट का, चुगली करे तोरी नीची नजरिया नजरिया नजरिया। गिर गई मोरे माथे की बिंदिया, गिर गई मोरे माथे की बिंदिया, कहा कहेगी अब सास ननदिया। गिर गई मोरे माथे की बिंदिया, मन हर छोरा था बड़ा नटखट, छेड़ के रहते मोरी उन जादी लटे
नजरिया राह में खड़े थे बाके सवरिया मिल गई उनसे यूं ही नजरिया सिमट गई मच्छर की गगरिया 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 भीग गई मोरी पूरी चुनरिया कहा कहेगी अब सास ननदिया गिर गए मोरे माथे की बिंदिया सर से आंचल ढलका ढलका नैन में नशा हल्का हल्का रूप का प्याला छलका छलका बिखरा सा डोरा है काजल का देख रही तो सारी नगरिया 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 मगरे घर का वो मुस्काए मैं शर्माई थर थर कांपी यूं घबराई थाम के मारे नर्व कराए प्यार से देखा सुध बिसराई सुध बिसराई फिर न रही मोहे अपनी खबरिया कहा कहेगी अब सास ननदिया गिर गए मोरे माथे की बिंदिया मन हर छोरा था बड़ा नट खट छेड़ कर मोर उड़ जाती लटे कहा कहेगी अब सास ननदिया गिर गए मोरे माथे की बिंदिया जियो पुतली भाई, कसम से दिल खुश कर दिया। जरा नवाजी है सेठ जी। सवेरे तशरीफ लाइएगा सेठ जी, पुतली की आंखें दरवाजे पर लगी रहेंगी। आने का क्या सवाल है, आज हम जाएंगे ही नहीं। समझी नहीं सरकार। हमारा मतलब है कि हम आज रात यहीं गुजारेंगे। आपको गलत फहमी हुई है सेठ जी, इस कोठे पर सिर्फ नाच गाने का धंधा होता है। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मैं माफी चाहती हूँ सरकार। चुप रहो बुढ़िया। पुतली जान, तुम पर हमारी जान भी कुर्बान। आज बादल ने अपना बदला ले लिया है। हाँ हाँ बादल, पहली बार वो तुम्हारे कोठे पर कब आया था? कसम ले लीजिए थानेदार साहब, हमने तो आज तक उसकी सूरत भी नहीं देखी। और क्या, हाँ अलबत्ता शेर साहब कभी कभी गाना सुनने आ जाया करते थे। ये मामला इतना आसान नहीं है पुतली जान। तुम्हारे कोठे पर एक मालदार आदमी का कत्ल हुआ है और कातिल कोई मामूली उचक्का नहीं, पुलिस का मफरूर है। मगर थानेदार साहब, हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं। इसका भी पता चल जाएगा, पुलिस तफ्तीश कर रही है। हमसे कोई माई का लाल असलियत नहीं छुपा सकता। थानेदार साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम ही कातिल हैं। कातिल हो या कातिल की तरफदार, कल सुबह थाने आकर अपने बयानात लिखवाना। या इलाही, मिट जाए ये निगोड़ा बादल, बैठे बिठाए हमें भी आफत में फंसा दिया। बादल, कौन है ये? एक तवाइफ है सरदार,
जिम्मेदार के घर मुजरा करने के लिए आई थी। अकड़ दिखाने लगी, मैं उठा लाया। क्या नाम है? मैंने पूछा है क्या नाम है? पुतली जान सर। तुमसे किसने पूछा है? बता दे मेरी रानी, बता दे। पुतली। कौन जात हो? पहले और जात थी, अब रंडी हूँ। काम नहीं जात पूछता हूँ। रंडी की कोई जात नहीं होती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेहनत करके खाती हूँ, डाके नहीं डालती। डाके वही डालते हैं जिनके बाजुओं में दम हो। इसकी बात का बुरा ना मानिए सरकार, अभी नादान है। नादान भी है और बदतमीज भी। दूसरों के इशारों पर नाचती हो और उस पर नाच भी करती हो। नाचती नहीं, नचाती हूँ। नचाती हो मगर सिर्फ बेवकूफों को, धन वालों को। पुतली जान, हम आज तुम्हारा नाच देखेंगे। मैं पैसे लेकर नाचती हूँ, पल्ले से देकर नहीं। दिल वाली लड़की हो, बहादुर। इनका लूटा हुआ माल वापस कर दो। हमारे सामने मुजरा करो। खुश करोगी तो सोने में तोल दूंगा। बादल डाकू हूं, कोई ऐसा वैसा नहीं। जिसने मेरा नाच देखना होता है पहले मेरे कोठे पर आता है। पुतली जान हूं, कोई ऐसी वैसी नहीं। पर तुम शायद वहां नहीं पहुंच सकोगे। क्यों? इसलिए कि वहां पुलिस तुम्हारी ताक में है और तुम सिर्फ उस जगह जाते हो जहां तुम्हारे मुकाबले के लिए कोई मौजूद ना हो। सारी दुनिया जानती है कि बादल बुज़दिल नहीं। तुम्हारी बहादुरी का सबूत तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। जब तुमने मेरे कोठे पर दुर्गा दास का खून किया था। वो जालिम था, मैंने उससे इंतकाम लिया था। इंतकाम लेने वाले चोरों की तरह नहीं आते, बहादुरों की तरह दुश्मन को ललकारते हुए आते हैं। इंतकाम के जोश में तुम ये देखना भी भूल गए कि तुम्हारा छुरा दुर्गा दास की छाती पर नहीं, उसकी पीठ में लगा था। क्या बकती हो? सारे में बादल की बहादुरी की धाक बैठी हुई है। लोग मेरे नाम से कांपते हैं। जरूर कांपते हैं, मगर तुम्हारी बहादुरी से नहीं, अपनी बेबसी और लाचारी से। जिनके हाथ में लाठी भी ना हो वो तुम्हारे हाथ में पिस्तौल देकर डर जाते हैं। तुम बेकसूर दुल्हनों से उनका सुहाग और मौन से उनके पेट छीन लेते हो और समझते हो कि गांव गांव तुम्हारी दिलेरी के चलते हैं। तुम मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे मुझे जान से मार दो। बादल डाकू, कितनी आसानी से तुम्हारे साथी मुझे उठा लाए। डंडी हूँ, मेरा कोई चौड़ी छाती वाला भाई नहीं जो तुम्हें ललकारे, कोई हालत नहीं जो मेरी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम्हारी अकड़ी हुई गर्दन को तोड़ दे। तुम्हारी बहादुरी तो मैं उस वक्त मानूं जब तुम बीच मैदान गोलियों की बारिश में 7 भाइयों की बहन को उठा कर ले आओ। तुम्हारा सोच भी बस एक बेस्वासा ही चलता है। क्या बकती है? पुतली जान, यहाँ तुम पर किसी का जोर नहीं। तुम अपने ख्यालों की तरह आजाद हो। तुम्हें हिफाजत के साथ वापस भिजवा दिया जाएगा। बादल को जब तुम्हारा मुजरा देखना होगा। गरम मिजाजी किसी दिन हमें मुसीबत में फंसा कर रहेगी। कौन? थानेदार जी। तस्लीम मान, आइए तशरीफ लाइए। कैसे ख्याल आ गया हम गरीबों का? तुम्हें गरीब कौन कह सकता है भाई जी? बड़ी मोटी आसामी पर हाथ डाला है। मैं समझी नहीं सरकार। मैंने कोई पहेली तो नहीं कही। बादल डाकू के डेरे से होकर आई हो जिसने इलाके भर के महाजनों की तिजोरियां खाली कर दी हैं। जो खुद डाकू हो वो दूसरों को क्या दे सकता है? अपना दिल। बादल तिजोरियों पर डाका डालता है और तुम दिलों पर। आखिर डाकू भी तो दिल वाले होते हैं। और फिर बादल तो तुम्हारा पुराना शहदाई है। मेरा शहदाई? दुर्गा दास के कत्ल का वाकया अभी पुराना नहीं हुआ है पुतली। मगर उसका मुझसे क्या ताल्लुक? वही जो एक दिल वाले का एक खूबसूरत तवाइफ से होता है। पहले वह तुम्हें मिलने तुम्हारे कोठे पर आता रहा और जब उसकी याद ने तुम्हें बहुत बेचैन कर दिया तो तुम उससे मिलने चली गई। ये गलत है सरकार। हमने तो पहली बार उस मनहूस की शक्ल उस वक्त देखी थी जब उसके साथी हमें जबरदस्ती उठाकर ले गए थे। वाकयात को छुपाने की कोशिश मत करो। सीधी तरह बादल के ठिकाने का पता बता दो। हमें उसके ठिकाने का क्या पता सरकार? तुम्हें उसके साथी अपने साथ नहीं ले गए थे? ले गए थे, मगर उन्होंने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी।
इस हसीन झूठ पर मैं यकीन नहीं करूंगा बाई जी। सीधी तरह उसके ठिकाने का पता बता दो। तो माल वहां से मिला है वो मेरे हवाले कर दो। वो बादल के बाप दादा का नहीं, लूट का माल है। बादल ने हमें कुछ नहीं दिया, हमसे जो छीना था बस वही वापस कर दिया। ये चकमा किसी और को देना। ये जेवर ये सब हमारे जेवर हैं। ये नाजो अदा ग्राहकों के लिए उठा रखो, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। मेरी बात तो सुनिए सरकार। जो कुछ कहना है थाने में आकर कहना। लेकिन सरकार। ले जाने दो माँ जी। पुतली, थानेदार साहब ठीक कहते हैं, ये भी तो लूटी का माल है, मगर बादल की लूट का नहीं, मेरी लूट का। मैंने कहा सरकार, हुजूर, माई बाप, ऐसी भी क्या जल्दी है? गुलाम के हाथ की भी एक गिलौरी नोश फरमाते जाइए। अच्छा जल्दी बनाओ। यूं लीजिए सरकार, यूं। गुलाब जामुन होगी, गुलाब जामुन जबान पे रखते ही घुल जाएगी। चमनलाल सरकार। एक ड्यूटी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। सरकार, क्या मुझे भी पुलिस में भर्ती करने लगे हैं? नहीं, सामने पुतली के कोठे पर नजर रखो। उस पे तो एक मुद्दत से नजर रखता हूँ सरकार। बको मत। नहीं बकूंगा। उसके कोठे पर आने जाने वालों की निगरानी करो। जो कोई भी आए उसकी फहरिस्त बनाकर मुझे दिखाओ। और सरकार, किसी ने मेरे धौल जमा दी कि तुम कौन हो तो उसको कहना कि ये ड्यूटी मैंने तुम्हारे सुपुर्द की है, ठीक है? हाँ बच्चे जी, सरकार तबीयत खुश कर दी आपने। ये गिलौरी तो लेते जाइए। एक कैंची की पैकेट दो सर। अबे चल बे मेरठ के उसरे। न कैंची, न छुरी, न चाकू। क्या मतलब? देखता नहीं इस वक्त हम सरकारी ड्यूटी पे? हट जा मेरे सामने से। बंद करो ये ताप गिना दे। आप चुप रहे भाई जी, आप मेरी इज्जत की जगह। चमला, क्या चाहते हो? चाहता तो बहुत कुछ हूँ, फिलहाल तफ्तीश करना चाहता हूँ। तफ्तीश? कैसी तफ्तीश? इस कोठे पे आने जाने वालों की तफ्तीश। वो क्यों? फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। सरकार के फैसले मेरे या आपके दिल से नहीं किए जाते। मैं कहती हूँ कल मुझे मुर्दार जगह के बाल बेच। देखो भाई जी, सरकारी काम में रुकावट बनकर मेरी परेशानियों में इजाफा न करो। तमाशबीन हजरात, आप इस वक्त अपने बीवी बच्चों में जाएं, वरना आपसे दूसरी मुलाकात थाने में होगी। चल बे पान के पत्ते। इसे अपने लहजे में समझाओ पुतली भाई, वरना हर्जे खर्चे की जिम्मेदार तुम होगी। मैं कहता हूँ इस कोठे को सील कराने से बेहतर है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना थानेदार साहब आ जाएंगे। और चलो जाओ। हाय, तुझे ढाई घड़ी की मौत आए, तुझे आखिरी वक्त पानी मांगना नसीब ना हो, ये तूने क्या किया? मुश्तरी भाई, मुझे अफसोस है कि सरकार किसी के जज्बात का लिहाज नहीं करती। तुमने ये क्या सरकार लगा रखी है? अब जाता है या धक्के देकर निकलवाएंगे? मारो मारो और मारो, बल्कि पुतली भाई को भी इस कार्य खैर में शरीक कर लो और मारो, बुला लो। रुख से पर्दा हटा दे जरा साकिया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा साकिया, जिस तस्वर से दिल मेरा आबाद है, वो तस्वर हकीकत में ढल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा साकिया।
शान है, याद आता नहीं। बेकरारी बढ़ी तो मुझे है यकीन, आज पहलू से दिल ही निकल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा पिया। एक जलवा तरसती नजर के लिए, चैन आ जाएगा उम्र भर के लिए। इस इनायत के बदले जरा सोचिए, दिल किसी दिल जले का बहल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा पिया। शौक दीदार को आज़मा नहीं, दिल दीवाना है पल में मचल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा पिया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा पिया। ठहरो, ये मेरा रुपया है। चोर बदमाश, इसने मेरा रुपया चुराया है। जेब कतरा कहेगा। पुलिस पुलिस पुलिस। मगर अब ये मेरा रुपया है, बल्कि मेरा भी नहीं, भाई जी का। क्या बकते हो भाई जी का? रुपया इसी तरह आता जाता है सेठ जी, ये किसी का नहीं होता। अब देखिए ना, आपके पास से मेरे पास आया और मेरे पास से भाई जी के पास चला। कैसे चला गया? चोर कहेगा। चोर नहीं, डाकू सेठ जी। डाकू? बादल डाकू। बादल बादल डाकू। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। पुतली जान, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि बादल हर जा सकता है, वो किसी से नहीं डरता और ना ही उसका कोई रास्ता रोक सकता है। अब चुप क्यों हो? शायद उस दिन की कड़वी बातों पर पछता रही हो। छोड़ो, जाने दो, मैं उन्हें भूल चुका हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे बर्बाद करने पर तुल गए हो? बाजार में और भी गाने वालियां हैं, मगर आग लगाने के लिए तुमने मेरे ही घर को क्यों ताका है? पहले मेरे कोठे पर एक बेगुनाह के खून से हाथ रंगे, फिर तुम्हारे साथी मुझे उठाकर ले गए। मैं पूछती हूँ कि हम बेसुआ को किसी भी सूरत जिंदा रहने का कातिल नहीं, औरों की तरह डाकू का बस भी हम पर ही चलता है। क्या कह रही हो? मैं कहती हूँ लूटना है तो एक ही बार लूट लो, जला दो इस घर को, मगर खुदा के लिए मेरा पीछा न करो। दुनिया वालों ने घर से बाजार में पहुँचा दिया और अब तुम बाजार से जेल में पहुँचाना चाहते हो। सरकार, पुलिस को शक है कि हम आपसे मिले हुए हैं। वो हमसे आपके ठिकाने का पता पूछते हैं। हमें हर रोज थाने में हाजिरी देनी पड़ती है। हमारा जो जेवर आपने वापस कर दिया था वो भी थानेदार ने छीन लिया है।
तुम्हारी जान नहीं, अपना माल लेने आया हूं। माल? हाँ, वही जो तुम पुतली से छीन कर लाए हो। वो जेवर मेरा नहीं, पुतली का ही था। डाकू से तो बचा लाई, पर तुमसे ना बचा सकी। निकालो कहाँ है? थानेदार साहब, तुम्हारा काम लोगों की हिफाजत करना है, मेरी तरह उन्हें लूटना नहीं। पुतली, अपने जेवर संभाल लो, फिर न कहना कि बादल ने तुम्हारा हिसाब नहीं चुकाया था। मुझे तुम्हारी मदद और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत की परवाह नहीं, अपने उसूल का ख्याल है। शायद तुम समझते हो कि इस तरह मेरा दिल मोह लोगे, मगर कान खोलकर सुन लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी जगह पैदा नहीं हो सकती। झूठ बोलकर क्यों इन खूबसूरत होंठों पर जुल्म करती हो? मैं जानता हूं तुम्हें मेरी जरूरत है, बल्कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूं। वो पुलिस कहाँ है? उधर बाजार में। अब क्या होगा? वो ऊपर आ गए तो बंद करते हैं। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। किस लिए? सुना नहीं पुलिस तुम्हारी तलाश में है? क्या देख रहे हो? जाते क्यों नहीं? भाग जाओ, खुदा के लिए जल्दी चले जाओ, पुलिस आगे तो पकड़े जाओगे। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? बादल को पकड़वाने के लिए सरकार भारी इनाम देगी। हाय अल्लाह, कैसे आदमी हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? जान से ज्यादा तुम प्यारी हो पुतली जान, तुम्हारी कसम सच कहता हूँ। हाय अल्लाह, कैसे सरफिरे से पाला पड़ा है। होगा तुझे क्या पड़ी है? मुंह आप भी पकड़ा जाए। ऐसा ना कहो माँ जी, बादल हमारे घर पकड़ा गया तो सारे डाकू हमारे खिलाफ हो जाएंगे। किस मुश्किल में फंस गए। दरवाजा खोलो। वो अभी यहाँ आया था, कहाँ गया? कौन? बादल। जी यहाँ तो कोई नहीं आया थानेदार साहब। मैं नहीं जानता, वो यहाँ जरूर आया होगा। बोलो कहाँ गया? ढूंढ लीजिए, होगा तो मिल जाएगा। यहाँ तो नहीं है। वो यहाँ जरूर आएगा, फौरन थाने में इतला देना। अम्मा मैंने कहा ठाकुर साहब। माफ कीजिए, आपका रास्ता काट दिया। आप पुतली जान के कोठे से तो नहीं आ रहे? क्यों? आपने वहां कोई ऐसा आदमी तो नहीं देखा जो सूरज शक्ल से डाकू नजर आता हो? सूरज से तो डाकू मैं ही नजर आता हूँ। डाकू? अजी छोड़िए, आप तो मजाक करते हैं। क्या बात है, पुलिस के मुखबिर मालूम होते हो। बच्चे जीते रहे, खूब पहचाना सरकार ने। अजी जब से पुतली की एक डाकू से आशनाई हुई है, अपने मजे आ गए। माँ कसम ठाकुर साहब, बादल दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा, पर अपने लिए भाई बड़ा भागवान। वो कैसे? जब से उसने पुतली के यहाँ आना जाना शुरू किया है, अपने मजे आ गए। थानेदार साहब ने खबर देने की ड्यूटी पे लगा दिया। यहाँ से वहां तक सारे बाजार पे अपना ही राज है। मगर खतरा भी तो है। खतरा? खतरा कैसा?
अगर बादल को मालूम हो गया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। अजी ऐसे ऐसे सैकड़ों बादल देखे हैं, अगर मेरे सामने आ जाए तो गर्दन मरोड़ के बादल से बदलिया बना दूं। आप उसे डाकू कहते हैं? वो तो कोई बहुत ही मामूली चोर उचक्करी उछाल किस्म का आदमी मालूम होता है। छोटी मोटी डकैतियां करता है, अपना पेट पाल लेता है। अच्छा, और क्या? मैंने कहा थानेदार साहब एक गिलौरी तो खाते जाइए। फिर कभी सही, अभी मुझे जरूरी काम जाना है। ये बेचारा थानेदार अपना पुराना यार है। पुतली भाई, हमारा ख्याल है बादल डाकू को गिरफ्तार कराने के सिलसिले में तुम बहुत कारआमद साबित हो सकती हो। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बादल से क्या वास्ता? मगर उसको तो तुमसे वास्ता है ना, वरना वो जान हथेली पर रखकर तुम्हारे पास ना आता। मैं बाजार में बैठने वाली हूँ सरकार। मेरे चाहे जिनमें चोर भी हैं, साहूकार भी, शरीफ भी, आज तक किसी ने मुझसे पूछकर मेरे खरीदारों में नाम नहीं लिखवाया। एक तरफ डाकू ने मेरी जिंदगी दोभर कर रखी है, दूसरी तरफ पुलिस मुझ पर शक करती है। अगर पुलिस तुम पर शक करती है तो, और तुम्हें पुलिस से शिकायत है तो बेजाने। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने एक तरकीब निकाली है। हमने फैसला किया है कि तुम्हें एक बार फिर बादल के पास जाना पड़ेगा। जी, मगर इस बार तुम पुलिस की सोची समझी स्कीम के मुताबिक वहां जाओगी। तुम बादल से मोहब्बत का नाटक रचाओगी। ओहो पुतली जान, हजरत ने फिर तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। इसे सरदार के पास ले चलो, लेकिन बड़े प्यार से। चलो। जुर्म तो नहीं, लेकिन हर को जुर्माना देना पड़ता है। मुझे क्या जुर्माना देना पड़ेगा? तुम यहाँ मेहमान बनकर रहोगी। मेहमान या कैदी? जिस वक्त चाहोगी वापस भेज दिया जाएगा। डरो नहीं, हम डाकू भी इंसान होते हैं। इंसान होते तो इंसानों के मुंह से होली न निकले। मर्द की नजर खूब पहचानती हो, जानती हो कि बादल हरी कड़वी बात भी सह सकता है। वही कहती हूँ जो मन में आए। तो यूं कहो कि मनमौज हो, पर जबान की बहुत कच्ची हो। याद है तुमने कहा था कि जिसने मेरा नाच देखना हो पहले मेरे कोठे पर आए। याद है। मिजाज की बहुत खराब हो। नहीं, दिल? अपने पास दिल कहाँ बाबू? दिल दे दिया हमने तुम्हें, क्या याद करोगे? वादा करो अपना कभी पर याद करोगे। दिल दे दिया
प्रताप, सेठ जगत नारायण का पता लग गया है। कहाँ है? कल सुबह अपनी बारात लेकर शकरगढ़ जा रहा है। बारात लेकर? सब साथियों को तैयारी का हुक्म दे दें। नहीं, किसी को मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं। ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेला लड़ूंगा। पहचानते हो? बादल। हाँ, बादल, जिसे फांसी पर लटकाने के लिए तुमने झूठी गवाही दी थी, मगर आज तुम खुद मौत के दरवाजे पर खड़े हो। और मैं जिंदा हूँ, आज भी जिंदा हूँ और कल भी जिंदा रहूंगा। बादल, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फितना किया है कि मेरी बूढ़ी माँ को अपने कारिंदों से इतना पिटवाया, उसकी जान निकल गई। तुमने बेकसूर गरीबों की बस्ती को जलाकर राख कर दिया। तुमने इन मेहनत मजदूरी करने वाले हाथों को बंदूक पकड़ना और खून करना सिखा दिया। फिर भी कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। बादल, मुझे माफ करो। इसके बदले तुम जो कुछ मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो बादल। जो मांगूंगा दोगे? हाँ। तो मैं अपनी माँ वापस मांगता हूँ। लाओ, मेरी माँ वापस दे दो। लाओ, लाओ। इतना जरूरी था, तुझे पछतावा कैसा? पछतावा नहीं पुत्र, मेरे सीने पे एक बोझ था जो आज उतर गया है। मेरे डाकू बनने का एक मकसद था जो आज पूरा हो गया है। डाकू बनने के लिए क्या किसी मकसद की जरूरत होती है? पुतली, तवाइफ बनने के लिए क्या किसी मकसद की जरूरत नहीं होती? फादर, हमारे पेशे मुख्तलिफ, लेकिन मकसद एक है पुतली। मैं तुम्हारा जख्म नहीं कुरेदूंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मैं डाकू कैसे बना, मैंने कत्ल क्यों किए। बादल, तुम्हारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। और आज इंसाफ हासिल करने के लिए मैंने जगतपुरा के जिम्मेदार सेठ जगत नारायण को कत्ल कर दिया है। जगत नारायण? वो जालिम था पुतली, इंसान नहीं था। बेहिस था, उसके सीने में दिल नहीं था। बेगैरत था, किसी बेटी का बाप नहीं था। वो मेरा बाप था बादल। बाप? नहीं नहीं पुतली, वो तेरा बाप होता तो मैं किसान से डाकू न बनता और तुम बेटी से तवाइफ न बनती। ऐसा हो गया है बादल? नहीं, ऐसा नहीं हुआ पुतली। मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया, उसे मैं कैसे कत्ल कर सकता था। मैंने एक जुल्म का खात्मा किया है,
एक बेइंसाफी का खून किया है, वो रास्ता बंद किया है जिस पर चलकर हम दोनों यहां तक पहुंचे। हाँ कहो पुतली, हाँ नहीं कहती तो ना ही कहो, कुछ तो कहो। अगर दिल मानता है, यकीन करती हो, यही समझती हो कि मेरे हाथों कत्ल होने वाला तुम्हारा बाप ही था, तो ये लो पिस्तौल, गोली चलाओ और मुझसे अपने बाप का इंतकाम ले लो। वो मेरे बाप का कातिल नहीं। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो बिल्कुल बेकसूर है। उसे यकीन क्यों नहीं आता? कानून उसे मुजरिम समझता है, लोग उसे नफरत करते हैं, लेकिन उसे मोहब्बत की जरूरत है। बस डोल गई पुतली, तुम तो पुलिस से वादा करके आई थी कि कल बादल को लेकर जाओगी। नहीं, मैं बादल को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगी। पुतली कहाँ है? वो तो चली गई सरदार। कहाँ? जाती हुई कह गई थी कि सरदार से कहना जा रही हूँ, पीछे ना आए। वो यकीनन मुझसे नाराज होकर गई है।
शमा नजर का धोखा है, प्यार हवा का झोंका है। पछताएगा क्या पाएगा, होश में आदि माने। खबरदार, जरा भी हरकत की तो छल्ली कर दिया जाओगे। शाबाश पुतली, तुमने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। सरकार तुम्हें भारी इनाम देगी। चलो। मैं जुलूस के साथ था, पुलिस ने गोली चला दी। अब पीछा करें, आप मेरी मदद करेंगे। आ जाओ। इस कमरे में चले जाओ, जल्दी करो। दरवाजा खोलो। यहाँ कोई आया था? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। शायद आगे निकल गया होगा, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। चलो। क्या वो चले गए? तुम्हारे बाजू में तो गोली लगी है, ये तो कोई डॉक्टर ही निकालेगा। मैं अभी चला जाऊंगा। नहीं, अभी जाना ठीक नहीं। बाहर लाओ, मैं इसे धोकर पट्टी बांध दो। तो यही है वो जिसके लिए मुझे ठुकरा दिया था, फांसी चढ़ाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया था। नहीं,
बात नहीं है। मैं सब कुछ जान गया। इसे कुछ ना कहो, ये तो पहले ही पुलिस की गोली से जख्मी है। मगर बादल की गोली जख्मी करना नहीं, सिर्फ जान लेना ही जानती है। तुम इससे प्यार करती हो? नहीं। ये तुमसे प्यार करता है? नहीं नहीं। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? ये गलत है। मैं तो मत। जरा अपने चाहने वाले को तो देखो, मौत के डर से चेहरा सफेद हो गया है। कैसे डरपोक से दिल लगाया है। नहीं नहीं नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करती मगर तुमसे नफरत करती हूँ। पिस्तौल हाथ में लेकर बड़े सूरमा बने फिरते हो, मगर ये नहीं जानते कि बहादुरी का मतलब क्या है। एक तुम हो जो अपने आप को बहादुर कहते हो, मगर पुलिस के डर से भागते फिरते हो। एक ये है जो पुलिस की गोलियों के सामने सीना तान कर निहत्था खड़ा हो जाता है। तुम हम वतनों को लूट कर उनके खून से हाथ रंगते हो, और ये उन पर अपना खून बहाने से भी दरेग नहीं करता, और इसके बावजूद तुम अपने आप को बहादुर समझते हो। मैं इससे प्यार नहीं करती मगर तुमसे नफरत जरूर करती हूँ। उठाओ पिस्तौल, गोली चलाकर अपनी बुज़दिली की एक और मोहर लगा दो। आया तो था मैं तुम्हें कत्ल करने, लेकिन जो कुछ देखा और जो कुछ सुना है उसके बाद मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपनी माफी अपने साथ लेके जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मेरा दिल मुझे मुजरिम समझता हो। अगर मैं तुम्हें पकड़वाना चाहती तो पनाहगाह से अकेली न निकलती, तुम्हें साथ लेकर चलती। मोहतरमा, मोहतरमा, तवाइफ, इज्जत फरोश, मगर कौन फरोश तो नहीं है। हमारा वतन जल रहा है। लोगों ने अंग्रेज की गुलामी का खात्मा करने के लिए सरधड़ की बाजी लगा दी है। स्कूलों और कॉलेजों के निहत्थे लड़कों के सीने अंग्रेज की गोलियों ने छलनी कर दिए हैं। हम ये अंधेर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से हम भी अंग्रेज के जुल्म और सितम के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करेंगे। कौन है ये? मैं करीब तालबे हूँ। मैंने गांव गांव फिरकर ये चंदा इकट्ठा किया था जो तुम्हारे साथियों ने छीन लिया। चंदा किसके लिए? कौन के लिए? उन नहत्ते इनकलाबियों के लिए जो गैर मुल्की हुकूमत से आजादी हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा चुके। उन्हें गोला बारूद की जरूरत है, उन्हें हथियारों की जरूरत है। इनकलाबियों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं उनके खुफिया गिरोह का मेंबर हूँ। कोई सबूत? हमारे गिरोह में शामिल होने से पहले हर शख्स जलती हुई शमा पर हाथ रखकर कसम खाता है कि आजादी की जंग में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। नौजवान, ये एक दोस्त का हाथ है, एक बागी का हाथ है। इनका रुपया वापस लौटा दो, और जो कुछ हमारे पास है वो भी इन्हें ला दो। आजादी की लड़ाई के लिए ये हमारा पहला नजराना है। इसके बाद अगर जान भी नजर करनी पड़ी तो इनकार ना होगा। हमारा लीडर आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। अपने लीडर को हमारा सलाम पहुंचाना और कहना कि आज के बाद हम डाकू नहीं, गैर मुल्की हुकूमत के बागी हैं। हम अपने भाइयों के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। मैं इस शमा को गवाह करके अहद करता हूँ। मैं इस शमा को गवाह करके अहद करता हूँ। क्या आजादी की शमा को रोशन रखने के लिए परवाने की तरह निसार हो जाऊंगा। कि आजादी की शमा को रोशन रखने के लिए परवाने की तरह निसार हो जाऊंगा। और इस शमा की रोशनी को मुल्क के गोशे गोशे तक पहुंचाने के लिए। और इस शमा की रोशनी को मुल्क के गोशे गोशे तक पहुंचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जान की बाजी लगा दूंगा। बादल डाकू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, असला से भरी हुई ट्रेन उलट दी। बादल बागी बन गया। बादल अंग्रेजी सरकार का बागी बन गया। बादल को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने के लिए 10,000 रुपए का इनाम, 10,000 रुपए का इनाम। भाई जी, कुछ और भी सुना है तुमने? बादल डाकू की शियामत आई है। आजकल सरकारी गाड़ियों पर भी हमला करने लगा है। तुम्हें किसने बताया? ये देखिए अकबर। बकरी भाई, गजब हो गया। और चल तू तो तबले पे आता लगा चल। गजब हो गया। भगवान की कृपा से पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही। मैंने क्या बिगाड़ा है? ये मैं नहीं जानता।
फौरन यहाँ से 9-11 हो जाओ। चलो मेरी दुकान में चले चलो, पानों की टोकरी में छुपा दूंगा। क्यों? क्या मैंने कुछ चोरी की है? मालिक हो, तुम्हारी मर्जी। फिर ये न कहना हमें खबर न हुई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चमनलाल क्या कह रहा था? कह रहा था पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है। हाय मैं मर गई। पुतली बाई, तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट लेकर आया हूँ। मैंने क्या जुर्म किया है? तुम पर हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इल्जाम है। हमें मालूम हुआ है कि तुमने एक मफरूर तालिब इल्म को अपने घर में पनाह दी थी और तुम बागियों की तरफदार हो। हुकूमत को तुमसे खतरा है। ये आप क्या कह रही हैं थानेदार साहब? अंग्रेजी राज में तो सूरज नहीं डूबता। इतनी बड़ी हुकूमत को एक मामूली तवायफ से खतरा पैदा हो गया। मैं ये कुछ नहीं जानता। क्या आप ये नहीं जानते कि अंग्रेज सरकार का राज सिंहासन डोल रहा है? अब कौम के गद्दार और आप जैसे हुकूमत के वफादार भी उसे सहारा नहीं दे सकते। एक तवायफ की जबान से कौम परस्ती का नाम सुनकर मुझे हैरत हो रही है। और मुझे ये हैरत है कि आप एक तवायफ से भी सबक हासिल नहीं करते। फजूल बातों की जरूरत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा करने आया हूँ। फर्ज का लफ्ज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये कहिए कि गुलामी का हक अदा करने आया हूँ। मगर ये ना भूले थानेदार साहब कि मुल्क और कौम की तरफ से भी आप पर कोई फर्ज आयद होता है। सरकारी खजाने से आपको जो हर महीने तनख्वाह मिलती है वो बलाय से नहीं आती, इस मुल्क के लोगों की जेब से वसूल की जाती है। अजीब बात है, तनख्वाह तो आप हमसे वसूल करते हैं और वफादारी अंग्रेजों से करते हैं। चुप रहो, गिरफ्तार कर लो इसे। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर आजादी की आग जो घर घर जल उठी है, अब उसे आप जैसे किराए के टट्टू नहीं बुझा सकते। इतना बड़ा कोई जेल खाना नहीं जहाँ करोड़ों इंसानों को कैद किया जाए। और ये भी मत भूलिए, आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगे। लोग आपसे नफरत करेंगे, कहेंगे ये है वो मादे वतन का गद्दार जिसने माँ का दूध गैरों के हाल बेच दिया, अपने वतन की आबरू का सौदा कर लिया। अब बात बंद करो, ले चलो इसे। मेरी बच्ची को छोड़ दो, खुदा के लिए इस पर रहम करो, इसने कुछ नहीं किया। चुप रहो मागे, आजादी भीख में नहीं मिलती, चली जाती है। के गद्दार और आप जैसे हुकूमत के वफादार भी से सहारा नहीं दे सकते। और मुझे ये हैरत है कि आप एक तवायफ से भी सबक हासिल नहीं करते। ये कहिए कि गुलामी का हक अदा करने आया हूँ। ये है वो मादे वतन का गद्दार जिसने माँ का दूध गैरों के हाथ में अपने वतन की आबरू का सौदा कर लिया। साथी, हर वो मौत जो आजादी का तसव्वुर लेकर ना आए, बेवक्त मौत होती है। डूबते सूरज की आखिरी शुआओं में अगर सफर करने वाले को मंजिल का धुंधला सा निशान भी मिल जाए तो सूरज की मौत शर्मिंदगी की मौत नहीं होती। ये सब बातें हमारी समझ से ऊंची हैं लीडर। आप हमें रास्ता दिखाते जाएं, मंजिल तक पहुंचना हमारा काम है। आप बढ़ते रहें, मंजिल का सुराग आपको मिलता रहेगा। सरदार, पुतली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुतली को गिरफ्तार कर लिया है? उस पर एक बागी तालिब इल्म को पनाह देने का इल्जाम है। हुकूमत का कहना है कि पुतली बागियों से मिली हुई है। कहते हैं कि उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे बहुत सख्त सजा दी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या बात है? कौन हो तुम? बादल। बादल डाकू? डाकू नहीं, बागी। खबरदार कोई हरकत ना करना। क्या चाहते हो? आजादी, फिलहाल पुतली की आजादी। अपने सिपाहियों से कहो पुतली को ले आए, जल्दी करो। ऑल राइट। साहब बहादुर, आपको थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा।
जहां से हमारे रास्ते जुदा होते हैं पुतली। मैं बागी जरूर हूं, लेकिन बदनाम भी हूं। तुम बागी हो मगर खूबसूरत भी हो। यहां से जिस रास्ते पर चल दोगी, कोई ऐसा आदमी जरूर पालोगी जिससे मोहब्बत कर सको। वो तुम्हें हर खतरे से बचा लेगा। वो आदमी तो मैंने चुन लिया है बादल। मैं तुम्हें इस इंतखाब की मुबारकबाद देता हूं पुतली। अगर जुर्रत हो तो उससे इतना जरूर कहना कि अगर बादल डाकू ना होता तो पुतली सिर्फ बादल को अपना साथी चुनती। एक मामूली डाकू ने पूरे निजाम को दरम बरम कर दिया।
तुम्हारी झुकी हुई गर्दनें इस बात का एतराफ करती हैं कि एक मामूली डाकू के सामने कानून बेबस है। मुजफ्फर खान। यस सर। मोतीलाल। यस सर। ईश्वरदास। यस सर। पुलिस की फाइलें तुम्हारे कारनामों से पुर है, लेकिन हैरत की बात है कि बादल डाकू अभी तक आजाद है। बादल डाकू का गिरफ्तार ना होना आला हुक्काम को इस शुबे में डालता है कि हमारे अफसरान उसके साथ मिले हुए। सर, हम उसे गिरफ्तार करने की अपनी तरफ से पूरी। आखिरी इत्तला ये है कि पुतली तवायफ भी उसके गिरोह में शामिल हो चुकी है। बादल और पुतली की गिरफ्तारी के लिए इनाम की रकम बढ़ा दो और उन्हें एक ही हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार हो जाना चाहिए, वरना आपकी गैरत का तकाजा ये है कि आप अपने अपने इस्तीफे पेश कर दें। पुतली को गिरफ्तार करवाने के लिए हुकूमत ने 20,000 रुपया देने का ऐलान कर दिया। आ गया आज का ताजा अखबार। एक आने में पढ़िए। बाबू जी, बादल और पुतली को गिरफ्तारी के लिए इनाम की रकम 20,000 रुपया कर दी गई। आ गया आज का ताजा अखबार। इनाम की रकम 20,000 कर दी गई। चमनलाल, तुम बादल को गिरफ्तार करवा सकते हो? हजूर, आप जिसे चाहें गिरफ्तार करा दूं, मगर एक शर्त, सिर्फ आपके इस गुलाम को मिलने चाहिए। रकम तुम्ही को मिलेगी चमनलाल। कहो तुम्हारे साथ कितने सिपाही कर दिए जाए? सिपाही? माफ कीजिए हुजूर, मैं पुलिस का साइल नहीं, सिर्फ एक चमनलाल 100-200 बादलों पे भारी। जाओ चमनलाल, लेकिन कोशिश करना बादल और पुतली को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। फिक्र ही न करें हुजूर, अगर शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने जिंदा गिरफ्तार होने से इनकार कर दिया तो मैं खुशामद करके उन्हें जिंदा रहने पर मजबूर कर दूंगा। और सरकार, वो इनाम की रकम में से वो सिर्फ 10-20 हजार रुपए पेशगी नहीं निकल सकते? जाओ, पहले काम बाद में इनाम। अब पुतली, मैं मौत के कदमों के निशान ढूंढ फिरता था, लेकिन मौत न मिली। तुम मिल गई और तुमने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी जिंदा रहने के लिए है बादल। लेकिन बादल को ये कहने का हक कौन देगा? मायूस क्यों? मायूस नहीं, लोगों की नजर में अब तक डाकू। लेकिन तुम इस रास्ते पर अपनी खुशी से तो नहीं आए थे। समाज, सरकार और उसका बनाया हुआ कानून तो ऐसा नहीं सोचता। तुम परवाह क्यों करते हो? मेरी आंखों से देखो, मेरे दिल से सोचो। मैं इन सबसे बड़ी एक ताकत को जानती हूँ। उसके पास आंखें हैं जिनमें रहम है, दिल है जो माफ करना जानता है। खबर मिली है कि यहाँ से गोरे फौजियों की ट्रेन गुजरने वाली है। जाओ, गाड़ी आने का वक्त मालूम करो और गाड़ी आने से पहले रेलवे लाइन पर टाइम बम रख दो। भाई वाह, मजा आ गया। काफी कीमती मालूम होती है, शायद कोई बेवकूफ ट्रेन में से फेंक गया। क्या है? इसे वहीं रख दो ताकि तुम बाद में वहाँ से उठा लो। बेवकूफ, ये घड़ी नहीं है। फिर क्या घड़ा है? आपके लिए इसमें ठंडा पानी लाऊं? मैं कहता हूँ इसे वहीं रख दो वरना गोली मार दूंगा। ज्यादा टैं नहीं करो, नहीं मैं अभी सीधा हवालात में ले जाके बंद कर दूंगा। तो तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे? अच्छा, ले लो देता हूँ। चलो आधी आधी करे लेते हैं।
इसे इतने जूते मारो कि इसे होश आ जाए। खबरदार कोई ऐसी हरकत न करे जो काबिल दस्तंदाजी है पुलिस हो। खामोश! तुम चमनलाल हो, बाजार डाकू को गिरफ्तार करने आए हो। श्रीमान, आपसे किसने कह दिया कि आप डाकू हैं? दुनिया कहती है, झूठ बकती है। मेरे आका, आप तो कोई बहुत ही बड़े भगवान रसीदा आदमी मालूम होते हैं, वरना पुतली देवी इतनी अनजान नहीं कि आप जैसे जराइम पेशा इंसान के पास अकेली चली आए। ऐसा ना कहो जमनलाल। जरूर कहूंगा, जोर जोर से कहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। वैसे चमनलाल को ये जगह बेहद पसंद आई। अगर आप किराए की बात मुनासिब शराइत पर तय कर लें तो वो अपनी पान की दुकान भी यहाँ मुंतकिल करने को तैयार है। सरदार, फौजी ट्रेन जो यहाँ से गुजर गई थी उसने तबाही मचा दी और लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। चमनलाल! बादल भैया, लीडर की गिरफ्तारी में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर जाओ। कहाँ जाऊँ? इस पुरफिजा मुकाम को छोड़ के कहाँ जाऊँ? जहाँ लीडर गिरफ्तार है, कहना बादल ने पैगाम दिया है कि लीडर को आजाद कर दे, वरना वो बादल को अपने सर पर खड़ा हुआ देखेंगे। बहादुर, चमनलाल की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे बाहर ले जाओ। तुम मुझसे नाराज हो, मेरी आवाज तुम्हें पसंद नहीं। मैं कहता हूं तुम में देने वाला कोई नहीं, सब लेने वाले हैं, इसलिए अपना हक हमें छीनना पड़ेगा। आजादी का ख्वाब दीवाने का ख्वाब है। तुम्हें उसी जिंदगी को कबूल करना होगा जो तुम गुजारते रहे हो, वरना गलियों में बिखरी हुई लाशें तुम्हारी मौत की रुसवाई का तमाशा बन जाएंगी। हम दीवाने मौत से नहीं डरते। अगर सूली तुम्हारे पास है तो जिस्म हमारे पास है। तुम जिस्म को सूली पर लटका दो, मगर हमारे मुतालबे का गला नहीं घोंट सकोगे। सूलियों पे लटके हुए हमारे जिस्मों से कतरा कतरा लहू जमीन पे टपकेगा तो जमीन का चप्पा चप्पा आजादी का मुतालबा बन जाएगा। इंस्पेक्टर मुजफ्फर खान, इसे ले जाकर बंद कर दो। चमनलाल पनवाड़ी हाजिर है सरकार। हाजिर हो गया सरकार। प्रणाम सरकार। सरकार, डबल ट्यूना कत्था सुपारी तमाम अलग, खास तौर से आपके लिए पान बना के लाया हूं। लेकिन तुम तो बादल को गिरफ्तार करवाने गए थे। गया था, मिला था, मगर एक बहुत बड़ी स्कीम जहन में आ गई, इसलिए वापस चला आया। वो क्या है? अगर आप पसंद करें, और सवाल ये आप पसंद क्यों नहीं करें, अगर बादल को यहाँ बुला के पुलिस में भर्ती कर लिया जाता। बादल को? जी हाँ, बादल को। क्या बकते हो? सरकार देखिए, अगर आपने उसे पुलिस में भर्ती कर लिया तो वो डाके मारने के बजाय रोज सुबह आपको सलूट मारा करेगा। चमनलाल! सरकार, मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। कमबख्त बड़े काम का आदमी है, बिना वजह जाया हो रहा है। के बात करो। आ गए। बाहर तालिब इल्मों का हजूम बेकाबू हो रहा है। अगर लीडर यही रहा तो मुमकिन है गोली चलानी पड़े। लीडर को जितनी जल्दी हो सके अहमदाबाद पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। सरकार, अहमदाबाद भेजकर इतना खर्चा क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? मेरी दुकान पे भेज दीजिए, पान वान खिला के उसे समझा लूंगा। मत, मुझे ये भी आदमी खतरनाक मालूम होता है। इस पर कड़ी निगरानी रखो और इसकी दुकान पर पहरा बिठा दो। अगर ये कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो इसे गोली मार दो। हाय 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 हाय, ये गोली क्यों मार रहे हैं सरकार? ये किस जुर्म की खुशी में मुझे इतनी अहमियत जा रही है? चले चले, मैं शराफत से चले। मंत्री साहब, आप तो खामखा मजाक करते हैं। बकवास बंद करो। सरकार, इतनी देर में तो दो कातिल भी साथ बैठ जाएं तो दोस्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ चुप के रहो, वरना गोली मार दूंगा। गोली मार के तो खामखा गोली को ही शर्मिंदा करोगे।
लीजिए, गुस्सा छूट दीजिए, पान खाइए। जब आइएगा नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता घुलने दीजिए, फिर देखिए। भैया, मौका वारदात का नक्शा तुम खुद देख लो। बादल को मेरी तरफ से कहना कि तुम्हारे यार चमन लाल की नकलो हरकत और सियासी गुफ्तगू पर पहरे बिठा दिए गए। लीडर को कल यहाँ से अहमदाबाद ले जाया जाएगा। बस अब तुम जाओ, थोड़े कहे को बहुत समझो, क्योंकि मौसूफ की आंख खुलने का वक्त हो गया। साथियों, हम लीडर को मरने नहीं देंगे। कल लीडर को ले जाने वाला काफिला जब यहां से गुजरेगा तो हमें उसे रास्ते ही में रोकना है। जाओ और हमले की तैयारी करो। जरूरी मालूमात हासिल करनी है, इसे जिंदा गिरफ्तार कर लो। पुतली तवायफ हाजिर है कमिश्नर साहब। मुझे तवायफ नहीं, इनकलाबी कहो। पुतली, कानून ने तुम्हें तवायफ तस्लीम करके पुरअमन जिंदगी बसर करने के पूरे मौके दिए, लेकिन आज तुम्हें यहाँ एक बाइज्जत तवायफ की बजाय एक ऐसे मुजरिम की हैसियत में लाया गया है जिसे कानून से रहम की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कमिश्नर, तुम्हारा कानून मुझे मुजरिम कहता है और तुम्हें शायद जज, लेकिन तुम क्या हो ये तुम्हारे कानून से ज्यादा मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस वक्त मुझ पर तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद हुआ था उस वक्त तुम्हारा कानून किताबों में बंद था। लेकिन किससे कहूँ कि मैं किसी को पाप कहने गई तो मुझे तवायफ का नाम दिया। मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करने निकली तो मुझे मुजरिम ठहराया, और जब अपने जुर्म की सजा सुनी आई तो मेरी ही इज्जत लूटने वाले को मेरा जज मुकर्रर किया। मैं यहाँ इंसाफ मांगने नहीं आई कमिश्नर, इंसाफ हमें तुमसे कैसे मिल सकता है, कि लुटेरे तुम हो, कातिल तुम हो, और जब हम हक को इंसाफ मांगने उठे हैं तो बर्सर इख्तिदार भी तुम हो। लेकिन ये इख्तिदार नहीं कमिश्नर, तुम बारूद के कैसे ढेर पर खड़े हो जिसके सीने से उठा हुआ एक धमाका किसी वक्त भी तुम्हारे पैर से उड़ा सकता है। पुतली, अपने सारे साथियों का पता बता दो और वादा करो कि अपने पेशे की तरफ लौट जाओगी तो हम तुम्हें कानून से माफी दिलवा देंगे। तुम मुझसे इंसानियत नहीं, एक ऐसे कानून के लहजे में बात कर रहे हो जिसके बनाने वाले तुम हो। आजादी मिल जाने दो कमिश्नर, मुझे यकीन है फिर एक नया कानून आएगा, एक ऐसा कानून जो औरत को औरत बनकर जिंदा रहने का हक देगा, तवायफ बनकर जिंदा रहने का मशवरा नहीं। जज्बाती ना बनो तवायफ। मैं जज्बाती नहीं, तुम सौदागर हो कमिश्नर। एक दिन तुम्हारे सामने एक बेटी का बाप खड़ा था,
तुमने उसे जागीर देने का वादा किया और बेटे की इज्जत ले ली। आज तुम्हारे सामने पुतली खड़ी है। वो तुम्हें बताना चाहती कमिश्नर, कल तुम्हारे हाथ एक बाप बिक सकता था, आज तुम एक तवाफ को नहीं खरीद सकते। मेरे सामने शोर मचाने से कुछ नहीं होगा कमिश्नर। अगर तुम्हारे पास आवाज है तो उसे अपने आकाओं के कान तक पहुंचा दो। उनसे कह दो हमारा वतन छोड़ दे और तुम्हें वापस बुला ले। मैं वादा करती हूँ कमिश्नर, आजादी मिल गई तो मैं अपनी लूटी हुई इज्जत को भूल जाऊंगी। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे। मैं इसके लिए कानून से सजाए मौत की सिफारिश। वही करेंगे वतन से उल्फत है जुर्म अपना। बदपरस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, डरो खुदा से। जहाँ जहाँ हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना। ना खौफ जिंदा ना दौर का हम ये बात दोहरा रहे हैं फिर हम कि आखिरी फैसला होगा, कि आखिरी फैसला होगा जो सैकड़ों आदमी करेंगे। है किसकी गर्दन बेखूनी ना हक ये फैसला लोग ही करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना। नहीं बादल, तुम पुतली को बचाओ, मैं कमिश्नर से निपटता हूं।
वतन से उल्फत है जुल्म अपना, ये जुल्म